नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। 14 फरवरी तक पेपर आपका चलेगा। कहने का मतलब है ये मेरे प्यारे भाई की परीक्षा नज़दीक है और मैंने आज ये गाइस आप सभी के लिए सोचा है कि जीके को लेकर के कई सारे मित्रों के मैसेज आए कि सर जीके कैसे कवर करें, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है और इस समय बहुत कम है, तो कैसे क्या किया जाए। इसी पर गाइस हम इसमें आपको बताने वाले हैं। दूसरी बात, मैं आपको गाइस क्लास करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखो गाइस, ये आप सामने देख पा रहे होंगे विषय सूची, और आपको जीके में कुल मिलाकर के इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब इसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इन तीनों को मिला करके गाइस आपकी 2 या 3 वीडियो बनेगी। हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। दूसरी बात गाइस, भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपका है। अब आप अगर ये कहो गाइस कि भारत का भूगोल, भैया भूगोल तो बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, भूगोल बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको सब कुछ तो पढ़ना नहीं है, आपको एसएससी लेवल ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन तीनों को मिलाकर के केवल और केवल 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक एक क्वेश्चन तीनों से आएगा। भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धारा एवं अधिनियम से आएगा। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके से गाइस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है एसएससी, जिसमें महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, नियुक्तियां, महत्वपूर्ण सीमाएं, जनगणना, अनुच्छेद, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण आयु सीमा, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय, समिति, योजना, नदियों के किनारे स्थित शहर, विटामिन, रासायनिक नाम, महत्वपूर्ण झील, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, महत्वपूर्ण माप एवं उपकरणों की सूची, नृत्य, खेल और कप, बांध, नदी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, भारत की भाषा, भारत के दुर्ग यानी भारत के किले, मस्जिद, शहर के पुराने या नए नाम, भारत के प्रमुख स्टेडियम, वाद्य यंत्र, सामाजिक आंदोलन, प्रसिद्ध नारे, लोकप्रिय समाचार पत्र, संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य, विभिन्न रिपोर्ट, सूचकांक, केंद्रीय योजनाएं, खेल पुरस्कार और सौंदर्य प्रतियोगिताएं। ये इतना आपका गाइस सिलेबस है। बाकी गाइस इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे विगत वर्ष 2021 में एसएससी द्वारा आयोजित सभी एग्जाम के प्रश्नों का संग्रह, यानी कि सभी एग्जाम जैसे आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, या फिर एसएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा जितनी भी करवाई जाती है, उन सभी में आपके पूछे गए प्रश्न हम कवर करेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें तो गाइस हम आपका एसएससी जीडी 2021 में जो पूछा गया प्रश्न है, 2019 में, 2018 में, उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आपने देखा सिलेबस में आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्रश्न दिए गए थे, तो सबसे पहले हम इतिहास के प्रश्न को ही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीर को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। अब कहने का मतलब है कि मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट यानी खूब अच्छी राइटिंग के लिए गाइज जो जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि है, ये दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। और किसके द्वारा दी गई या किसने दी गई या किसने दी, तो कहेंगे आप सम्राट अकबर ने। किसने दी? सम्राट अकबर ने। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे अकबर मुगल वंश के एक राजा थे। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी, और जो अब्दुस समद थे गाइस, इनको सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, और जो नरहरि थे इनको महामात्र की उपाधि, तानसेन को कंठाभरण, और अमीर उल उमरा जो है ये भगवान दास को दी गई थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। देखो मैं आपको बता दूं, वीडियो चाहे गाइस थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं आपका पूरा व्याख्यात्मक सहित प्रश्न का हल करवाते हुए चलूंगा, ताकि गाइस आपका एक क्वेश्चन के बदले 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। इसको देखो,
कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। सही आंसर हो जाएगा चोल। राइट क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, चोल राजवंश के तहत। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देख लो गाइस कि विजयालय जो हैं इनको चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, विजयालय। ठीक है। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया है। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक जो है ये राजेंद्र तृतीय थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चोल राजवंश का अंतिम शासक, तो आप क्या कहेंगे, राजेंद्र तृतीय। कदमाई जो है ये चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि गाइस चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेव, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि शालाभोग, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि वल्लन वगाई थी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए अगला गाइस कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी, यानी कि रजिया जो हैं ये किन की बेटी थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शामसुद्दीन इल्तुतमिश की। ए आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और मेरे प्यारे भाई आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने पर्दा प्रथा जो है ये त्याग करवा दिया था, तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करबा यानी कि चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। फिर अपना यहाँ पर देख लो गाइस कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे रजिया की जो शादी है ये अल्तुनिया से हुई थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रजिया के हस्बैंड का क्या नाम था, तो ये इनका नाम था अल्तुनिया। ठीक है। रजिया की हत्या जो है ये 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई। कहाँ पर, कैथल के पास। रजिया जो है ये एक कुशल प्रशासक थी। इन्होंने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति, संगीत एवं प्रोत्साहन दिया। ठीक है, संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम सम्राट कौन थे। महाराजा धीराज की उपाधि जो है ये सबसे पहले किसे दी गई थी मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर देख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये किसके पुत्र थे, तो ये गाइस घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच जो है ये गुप्त वंश के द्वितीय शासक थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का तृतीय शासक बन गया, क्योंकि गाइस गुप्त वंश के द्वितीय शासक कौन थे, घटोत्कच थे। तो द्वितीय के बाद तृतीय कौन बने, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसका कार्यकाल था चंद्रगुप्त प्रथम का ये 319 से 324 तक था। ज्ञात अभिलेखों से ये पता चला है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि गाइस चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना 319-20 में की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी, आप इसको ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है। दूसरी बात, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है गाइस, इसकी स्थापना जो है ये कुमारगुप्त के द्वारा की गई। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन्न थे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखो, अगला प्रश्न ये रहा मेरे प्यारे भाई। दूसरी बात यहाँ पर कुछ और पॉइंट छूट रहे हैं। स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए। प्रश्न है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्यों है। बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्यों है। गाइस मैंने आप सभी को एक ट्रिक बता रखी थी, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। यानी कि गौतम जी का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ और बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता जी का नाम महामाया देवी था। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो ये सारनाथ में दिया। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो आप कहेंगे श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में। ठीक है। इनकी भाषा जो थी ये पाली थी, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में।
लिखा भी गया है यहाँ पर। और इनका जो महापरिनिर्वाण यानी कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है, रोजगार पब्लिकेशन बुक है, ठीक है। यहाँ पर महानिर्वाण लिखा गया है, महापरिनिर्वाण होता है, ठीक है। यानी कि इनकी जो मृत्यु है गाइस ये कुशीनगर के समीप हो गई थी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तंजावुर का जो राजराजेश्वर मंदिर है गाइस ये किसको समर्पित है? याद रखिएगा ये भगवान शिव को समर्पित है, यानी बम बम भोले जिसे आप कहते हो, यानी कि भोला जी को। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, भगवान शिव को। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई आप याद रखेंगे तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है इसका नाम बृहदेश्वर मंदिर भी है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजराजेश्वर मंदिर का अगला नाम या दूसरा नाम, तो आप क्या कहेंगे? बृहदेश्वर मंदिर। इसका जो निर्माण है गाइस ये राज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर जो है ये द्रविड़ शिल्प कला की एक उत्तम कीर्ति मानी जाती है। यह तमिलनाडु राज्य में है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम ने। और गाइस ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और दिए गए हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर जो ये कहाँ पर है? ये आपका गाइस मध्य प्रदेश के हम्पी में है और ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर जो है गाइस ये आपका मदुरै में है और ये भगवान शिव एवं माता पार्वती को समर्पित है। जो गाइस पद्मानभ स्वामी मंदिर जो है ये आपका गाइस केरल के तिरुवनंतपुरम में है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। लिंगराज मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। तो ये पूरा का पूरा आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। गलत। ये गाइज आपका गलत हो जाएगा पहला ही, ठीक है। अगला यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि लिखा गया है यहाँ पर, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। इनका जन्म जो ये मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यानी कि जो बाबर का जन्म हुआ ये उज्बेकिस्तान में हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये मेरे प्यारे भाई 1504 ईस्वी में काबुल जो गाइस अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल को जीत करके जो बाबर हैं इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे कि गाइज यहाँ पर लिखा गया है कि मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता जो ये किसे माना जाता है? तो ये बाबर को ही माना जाता है। बाबर ने सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर और गाजी की उपाधि भी धारण की थी। बाबरनामा जो है ये तुर्की में कृत संकलन है और बाबर की मृत्यु जो है ये 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है मित्र। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? देखो मैं आपको बता दूं कि मैं आपका पूरा करवाऊंगा गाइस, पूरा व्याख्यात्मक सहित करवाऊंगा, चाहे वीडियो कितनी लंबी हो जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई गाइस? ये आपका हर्षचरित्रम पुस्तक जो है ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और लिखे गए हैं, जैसे कि गाइस आपसे पूछा जाए कि जो बाणभट्ट हैं ये किसके दरबारी कवि थे गाइस? तो ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। और ये जो गाइस कादम्बरी है ये दुनिया का पहला उपन्यास है। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो कादम्बरी है ये गाइस कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? ये उपन्यास है और ये दुनिया का पहला उपन्यास है, यानी पूरे विश्व में पहला जो नोवेल है वो आपका कादम्बरी ही है। लेखक इसके कौन है? वो है बाणभट्ट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसा कि गाइस अकबरनामा जो है ये लिखा गया है अबुल फजल द्वारा। मालविकाग्निमित्रम जो ये कालिदास द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी ने वो पुस्तक जो ये पाणिनि, यहाँ पर ये पाणिनि लिखा है, ठीक है। रामायण जो ये वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत जो ये वेद व्यास के द्वारा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है गाइस ये चाणक्य या जिन्हें आप विष्णुगुप्त या गाइस कहा जाए कौटिल्य भी कहते हो। कामसूत्र नामक पुस्तक जो है ये वात्स्यायन द्वारा। बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक जो है ये अश्वघोष ने लिखा है। महाभाष्य जो है ये पतंजलि ने लिखा है। मेघदूत नामक पुस्तक को कालिदास के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र जो ये विष्णु शर्मा ने लिखा है। मुद्राक्षर जो ये विशाख दत्त ने। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। और जो बृहत संहिता नामक पुस्तक है इसे बारहमिहिर ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत जो है ये आर्यभट्ट द्वारा। और नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि द्वारा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको यहाँ पर पूरा अच्छे ढंग से समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला आपसे क्या कह रहा है कि बनारस के इनमें से किस राजा को सन 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? जो बनारस के राजा थे
क्या नाम था उनका? उनका नाम था गाइज चैत सिंह। क्या नाम था? चैत सिंह, या कहीं कहीं आपको चेत सिंह भी मिलेगा। इनके द्वारा जो गाइज बनारस के जो राजा चैत सिंह या चेत सिंह थे, इनको गाइस वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था सन 1781 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स जो है गाइस सन 1774 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। राजकोषीय यानी कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाने का कार्य किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। और गीता के अंग्रेजी अनुवादकार जो है ये विलियम विल्किंस को इसने आश्रय प्रदान किया था। किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। आपसे ये पूछा जा सकता है, पूरा आप याद रखिएगा। अगला, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण जो है ये किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण जो है या किसके शासनकाल के दौरान किया गया? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो कुतुब मीनार की नींव है ये रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। और जो गाइस इसका पूरा कार्य पूरा करवाया, यानी कि नींव तो केवल और केवल रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा जो है ये करवाया था इल्तुतमिश ने। दूसरी बात गाइस, जो 5वीं मंजिल थी जब ये टूट गई तो गाइस फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। तो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने। जैसा कि यहाँ पर कुछ गाइस आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर के 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, लेकिन ये केवल और केवल इसके आधार का निर्माण करवा पाए, यानी नींव ही करवा पाए थे। इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिल और आगे बढ़वाए, 5 और या फिर कहा जाए अंतिम मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइस आपके लिए लिखे गए हैं, जैसे ताजमहल जो है ये आगरा में है और इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया। लाल किला जो है गाइस आपका दिल्ली में है, शाहजहां ने करवाया। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया। अजंता की गुफाएं जो है गाइस ये महाराष्ट्र में है और ये गुप्त काल से संबंधित हैं। हवा महल जो कि गाइस राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। कोणार्क मंदिर जो कि एक सूर्य मंदिर है, ये गाइस जगन्नाथपुरी में है उड़ीसा में, और ये राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? ये निभाई थी किसने भैया? ये लॉर्ड डलहौजी ने निभाई थी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख लो, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र में घोषित करने का जो गाइस भूमिका निभाए थे। डलहौजी के कार्यकाल जो है ये 1848 से 56 तक रहा। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। आपसे पूछा जा सकता है कि व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, ठीक है। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंध है। इसका जो गाइस लागू करवाया ये किसने करवाया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने करवाया। कब करवाया? 1854 में, ठीक है। और ये दूसरी बात गाइस कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। इसी वजह से लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है मित्र, आप पूरा का पूरा याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लो, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधी सुधार, जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो आपसे ये पूछा जाए जैसे कि पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 में महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। किसके शासनकाल में? 1857 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये गाइस लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आर्थर क्राफ्ट को। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे भारत में सबसे पहले सन 1687 में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ था। फिर सन 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे में नगर निगम का गठन हुआ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 1/12/2021 के शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ प्रश्न है। 1857 तक डैश भारत के मुगल साम्राज्यों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा
जाएगा ना वो हो जाएगा गाइस आपका लाल किला। 1857 तक लाल किला जो है ये भारत के कुछ मुगल सम्राट का एक लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रहा था। ठीक है, लाल किला में ही रहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, लाल किला जो है ये 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य जो है ये लाल किले पर स्थापित हुआ था। ठीक है, कब से हुआ था? तो 1857 की क्रांति से। लाल किले का निर्माण जो है सन 1638 से 44 के मध्य हुआ और ये लगभग 20 सालों में हुआ। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाल किले का निर्माण करने में लगभग कितने साल लगे, तो कम से कम 20 साल लगे थे, ये बताया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं जैसा कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। चित्रकला का स्वर्णिम काल जो है गाइस ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। और निरक्षर मुगल शासक जो थे वो कौन थे भैया? अकबर थे। निरक्षर का मतलब होता है बिना पढ़ा लिखा, यानी पूरा अनपढ़ गंवार। वो कौन था? अकबर था। लेकिन भैया अनपढ़ गंवार था लेकिन बहुत ही अच्छा काम करता था, है ना। अगला देखो, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं गाइस कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाइश जो है ये शुरू की थी। ठीक है, और उनके गाइस नवरत्नों में आप जानते ही हैं कौन कौन थे, जैसे राजा बीरबल जो कि एक मेन थे, तानसेन जो है गाइस ये भी एक मेन ही थे, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजमुद्दीन, अब्दुल रहीम और खान ये खाना। अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि जिन्हें आप कहते हो रहीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि मीर जाफर को डैश वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, यानी मीर जाफर को कब बंगाल का नवाब फिर से बनाया गया? तो सन 1763 या 64 में लगभग। डी आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला गाइस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लिखे गए हैं। जैसे जो मीर जाफर थे ये बंगाल के नवाब थे और प्रारंभ में वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसका मुख्य सपना जो है ये गाइस ये बंगाल का नवाब बनना था। प्लासी का युद्ध जो कि सन 1757 में हुआ, ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, और सन 1763-64 में बंगाल का नवाब भी उसे बना दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि प्लासी का युद्ध जो है सन 1757 में हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ ये सन 1761 में हुआ। खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में हुई। अमृतसर की जो संधि है ये 1809 में हुई। सती प्रथा पर रोक जो है 1829 में लगी। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ ये 1857 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 से शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये दिसंबर 1885 में हुई एवं होम द्वारा बम्बई में। बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के समय और 1905 में हुआ। इन सभी को आप याद में रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? बहुत गजब का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाबर। डी आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ही पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, फर्स्ट वार हुआ था, ये हुआ था और इसमें विजयी जो हुआ था वो बाबर हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हुई थी। तो अगर ये पूछा जाता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई या किसी युद्ध के साथ हुई, तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई? 1526 में पानीपत के युद्ध के समय। अगला देखो, सरियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे? ये गाइस जो हिस्सा थे ना वो गाइस थे फराजी आंदोलन का। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि फराजी आंदोलन जो है इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार करना। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है गाइस हाजी सरियतुल्लाह द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना। चलो ये कोई आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको स्किप करें। अगला देखो, यहाँ पर बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा 1854 में। कब की गई गाइस? 1854 यानी 1854 में। और अगर ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई कि जो सूती कारखाना हुआ इसकी स्थापना जो है ये कहाँ पर हुई, तो आप क्या कहेंगे? बम्बई में हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? कौन सा समाचार पत्र इसमें राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी। क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी। ए आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा गाइज कि जो संवाद कौमुदी है गाइज ये राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था और एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, और इसे 1821 में प्रकाशित किया गया पहला समाचार पत्र था। लेखक इसके राजा राम मोहन राय थे। अगला देखो, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से लेकर के 1529 तक विजयनगर पर शासन किया वो किस राजवंश से संबंधित थे?
यानी जो कृष्णदेव राय थे इन्होंने 1509 से लेकर के 1529 तक विजयनगर पर शासन भी किया। और ये किस राजवंश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तुलुव राजवंश। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस, जो संगम राजवंश है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये इसकी स्थापना जो है ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने की थी। और तुलु वंश की स्थापना जो है गाइस ये वीर नरसिंह ने की थी। और कृष्णदेव राय का संबंध जो है ये तुलु राजवंश से ही था और ये बाबर के समकालीन थे। इस प्रश्न का भी आप पूरा अच्छे ढंग से याद रखिएगा। अगला देखो, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो खिलजी तुगलक शासक थे उन्होंने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया और इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते थे? उस क्षेत्र का नाम था इक्ता। क्या नाम था भैया? इक्ता नाम था। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग जो था वो जैसे गाइस दीवान ए रियासत जो है इसका व्यापारियों पर नियंत्रण होता था। ठीक है, अगला देख लो यहाँ पर, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला राजा की प्रेम कथा, यानी कि जो कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो है ये शकुंतला शकुंतला और किसके राजा के बीच एक प्रेम कथा है। ठीक है, ये राजा शकुंतला थे। ठीक है, शकुंतला जो है ये गाइस एक रानी थी या प्रेमिका कुछ भी कहो आप, और एक राजा थे, राजा का क्या नाम था? दुष्यंत था। इनके बीच एक प्रेम जो है ये दर्शाया गया है अभिज्ञान शकुंतलम में, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है, एक नाटक है। राइट क्या हो जाएगा? दुष्यंत। सी आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पर कालिदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि आप देख लो। जैसे आपसे पूछा जाए मालविकाग्निमित्र में क्या वर्णन किया गया है, तो गाइस इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी लिखी गई है। ठीक है, इसमें जो अग्निमित्र हैं और मालविका हैं इनके बीच की प्रेम कहानी यानी लव स्टोरियाँ लिखी गई हैं। कुमार संभव जो है गाइस इसमें शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा व कार्तिकेय के यानी कि जो गाइस गणेश जी के भगवान थे कार्तिकेय, उनके जन्म का वर्णन किया गया है। मेघदूत ये जो है गाइस इसमें यक्ष द्वारा मेघ से प्रेयसी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना इसमें की गई है मेघदूत में। अगला देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है इसको देखो। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। किस वर्ष में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1931 में, यानी कि 1931 में। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 यानी 3:2 किया और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, भारतीय झंडा जो है या जो तिरंगा है गाइस कब अपनाया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 यानी 3:2। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको देख लीजिए। गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। गांधी जी ने कब अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ एक सत्याग्रह का आयोजन किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1918 में, यानी बी आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद में गए सूती मिल के श्रमिकों के हितों में ये रक्षा के लिए सत्याग्रह का जो है आयोजन किया गया था। गांधी जी के कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण सत्याग्रह दिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे गाइस चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर जो है ये भी आपका 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में। तो ये पूरा आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ और यहाँ पर दिया गया है, जैसे गाइस भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई SSC GD की क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो गाइस, अगर आप तक आवाज़ स्लो जा रही है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, माइक में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसी वजह से अगर आवाज़ आप तक स्लो जा रही है तो मित्र आप एयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा, वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, जिस तरीके से भी आप मैनेज करना चाहें मैनेज कर लीजिएगा। अगला सवाल है, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि किसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग या गाइस कहा जाए तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं गाइस कि जो गुप्त काल था इसको हमें एक
स्वर्णकाल के नाम से भी जानते हैं या स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा आपका गुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को ही स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। अब गाइस यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो नीचे लिखा गया है, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 9वीं शताब्दी और ईसा पूर्व या ईसवी सन। इसमें गाइस आप सभी थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शताब्दी। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको माफ कीजिएगा। ठीक है, ईसा पूर्व होगा, डी आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइज आप सभी के सामने, राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था, यानी जो राजा मान सिंह थे इन्होंने शासन जो है ये कहाँ पर किया था। तो याद रखिएगा जो मान सिंह तोमर थे ना मेरे प्यारे भाई, इन्होंने ग्वालियर में शासन किया था। इस प्रश्न का राइट क्या हो जाएगा आपका, ग्वालियर में। ए आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए, जैसे कि गाइज आपसे अगर ये पूछा जाए कि राजा मान सिंह तोमर सिंहासन पर कब बैठे, तो आप क्या कहेंगे गाइज 1486 में, यानी 1486 में। और जो गाइज बीकानेर है ना, इसके संबंधित थे वो थे राय सिंह। ये आपसे पूछा जाए राय सिंह पर जो बीकानेर है इस पर शासन किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे राय सिंह ने। मैसूर जो है गाइज इस पर शासन किया था हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। जो टीपू सुल्तान था ना मेरे प्यारे भाई, ये हैदर अली का ही पुत्र था। ठीक है, इसको भी आप याद में रखेंगे। अगला देख लो, अगला क्या कह रहा है, इसको आप देख लो। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई। जो सैयद अहमद खान थे इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस 1875 यानी 1875 में। बी आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि गाइस मुस्लिम लीग जो है ये कब आपका हुआ, ये 1906 में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में। खुदाई खिदमतगार जो है ये आपका 1930 में हुआ। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी कि पठान नेता थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल आप सभी के सामने, लेकिन इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं। इसका आंसर आपको वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर आप देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से नहीं था। थोड़ा साफ कर ले फिर आपको दिखा। अब इसको देखो, कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। भैया एक नहीं था, यानी कि आप सभी जानते हैं 16 महाजनपद हैं। ठीक है, और उन 16 महाजनपदों में से इसमें कौन सा नहीं है ये आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट में बताएंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, इसमें तो हम बताएंगे ही। ठीक है, लेकिन इसको हम आगे बताएंगे। तो मेरे प्यारे भाई आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी के क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, वैकेंसी भी आपकी बढ़ी हुई है, यानी सिलेक्शन के दोहरे चांस आपको मिल रहे हैं, सिलेक्शन का डबल चांस है। तो मेरे प्यारे मित्र, जब वैकेंसी डबल तो सिलेक्शन के चांस भी डबल, यानी कि तैयारी जी जान शिद्दत के साथ करते रहिएगा। और एग्जाम आपका नज़दीक है, पूरी ताकत लगा दीजिएगा। पूरी हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, पूरी गाइस हम अपनी ताकत लगा देंगे आपके सिलेक्शन करवाने के लिए। ठीक है, हमारी क्लास कैसी लगी इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।